हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा चैप्टर 14 है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, और उसका पार्ट 3 और आखिरी पार्ट है। तो इसमें हम लोग वित्तीय संबंध देखेंगे केंद्र व राज्य के। तो अगर संविधान का जिक्र किया जाए तो वित्तीय संबंध केंद्र व राज्य से संबंधित भाग 12 में है। आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक वित्तीय संबंधों से जुड़े हुए प्रावधान हैं। तो अगर मोटा मोटा इसको बांट कर देखा जाए तो सबसे पहला आ जाता है इसमें पार्ट कराधान शक्तियों का आवंटन, कैसे कर लगाने की शक्तियों का वितरण होता है। तो उसमें देखा जाए तो 4 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशेष शक्ति। तो जो संघ सूची के विषय हैं उन पर कर लगाने की शक्ति केंद्र सरकार को होगी, और जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कर लगाने की शक्ति राज्य को प्राप्त होगी। समवर्ती सूची के विषय पर कर लगाने की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त होती है, और अवशेष शक्तियां जो हैं उसका प्रावधान ये किया गया है कि इस पर शक्ति संघ को प्राप्त होगी। तो वही जैसे विधायी संबंधों का बंटवारा होता है वैसे वित्तीय संबंधों का, वित्तीय शक्तियों का कराधान से जुड़ी हुई उनका भी बंटवारा होता है। आगे देखते हैं अब कर राजस्व का वितरण कैसे होता है। ये पार्ट 2 है मान लीजिए हमारे लेक्चर का। कर राजस्व का वितरण कैसे होता है। तो पहला है केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, वो आर्टिकल 268 के अंतर्गत आते हैं। अब ये भाषा आपको क्लिष्ट लग रही होगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे कर जो केंद्र लगाता है लेकिन एकत्र वो राज्य द्वारा किए जाते हैं और उनके द्वारा ही उपयोग किए जाते हैं, तो ऐसे कर आर्टिकल 268 के अंतर्गत लगाए जाते हैं। अब अगर आप इसमें देखें तो कई कर आ जाते हैं, जैसे औषधि एवं प्रशासन की वस्तुएं जिनमें अल्कोहल एवं नारकोटिक्स शामिल है उस पर उत्पाद शुल्क। इसके साथ साथ विनिमय पत्रों, चेकों, नीतियों, बीमा इत्यादि पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क, ये केंद्र द्वारा उद्ग्रहित तो हैं, अर्थात लगाए तो जाते हैं लेकिन एकत्र किए जाते हैं राज्यों द्वारा और उनके द्वारा ही उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा आर्टिकल 268 के अंतर्गत कर। दूसरा है केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। तो इसमें सेवा कर की बात की जा रही है। देखिए ये जो कर मैं बता रहा हूँ ये जीएसटी के पहले की बंटवारा है पूरी तरीके से कर राजस्व का वितरण। तो जीएसटी के बाद में अगर कुछ इसमें चेंजेस हुआ हो तो आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि कई कर जो हैं वो अब जीएसटी के अंतर्गत आ गए हैं। तो या तो मैं जब इकोनॉमिक्स का पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कर जीएसटी के अंतर्गत आए हैं, या फिर आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। तो केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर लेकिन केंद्र व राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, ये आर्टिकल 268 का के अंतर्गत आया था, क्योंकि जो हमारा 88वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से आर्टिकल 268 का जोड़ा गया था, और इसमें एक नया विषय जोड़ा गया था 92 गा के अंतर्गत, वो था सेवाओं पर कर। अब तीसरा इसमें बिंदु है संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंप दिए जाने वाले कर। ऐसे कर जो संघ लगाता है और एकत्र करता है लेकिन राज्यों को सौंप देता है, तो ऐसे कर आते हैं आर्टिकल 269 के अंतर्गत। देखिए इस लेक्चर में आपको केवल ये आर्टिकल याद रखने हैं, इसमें कौन सा कर आता है ये एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे कर हैं जिनको आप सटीक से याद भी नहीं रख सकेंगे, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, ये आर्टिकल 269 के अंतर्गत है। इसमें समाचार पत्रों को नहीं शामिल किया जाता है, तो इसकी भाषा थोड़ी जटिल है। फिर उसके बाद में आ जाता है चौथा, संघ द्वारा लगाया जाने वाला एवं एकत्र किए जाने वाला तथा केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दिया जाने वाला कर, ये आर्टिकल 270 के तहत लगाया जाता है। इसमें भी कई कर आते हैं। और उसके बाद में है कि कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रायोजन हेतु लगाया जाने वाला अधिभार, ये आर्टिकल 271 के तहत आता है। अधिभार जानते हैं क्या होता है। अधिभार केंद्र ही लगा सकता है इसे, केवल ये याद रखिएगा, अधिभार में राज्यों का हिस्सा नहीं होता है, तो ये संघ के प्रायोजन के लिए ही यूज होते हैं।
और अधिभार और सेस में क्या अंतर है, सरचार्ज और सेस में क्या अंतर है, ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि कोई कर है उसके ऊपर एक्स्ट्रा कर लगाया जा रहा है, वो सरचार्ज होता है, अधिभार होता है। कर के ऊपर कुछ और कर लगाया जाना। फिर इसमें क्या टेक्निकल इसके पॉइंट है, वो सब चीज़ें हम लोग बाद के लेक्चरों में देखेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें। तो आप केवल आर्टिकल याद रखना है, इसमें आर्टिकल 271 के तहत अधिभार का प्रावधान है। उसके बाद में कुछ राज्यों द्वारा ही लगाए जाते हैं, उनके द्वारा ही एकत्र किए जाते हैं और उनके द्वारा ही उपभोग किए जाते हैं, वैसे कर भी आते हैं संविधान के अंतर्गत। तो ये था कर राजस्व का वितरण। चलिए एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आपको, जो जीएसटी के अंतर्गत सर्विस टैक्स है वो अब शामिल कर लिया गया है। अर्थात जो सर्विस टैक्स है वो अब जीएसटी के अंतर्गत ही आ गया है। और इसके साथ साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कई अन्य टैक्स भी हैं जो कि जीएसटी के अंतर्गत अब आ गए हैं। तो आप आर्टिकल 268 का वाला जो है उसको याद रखिएगा कि वो अब जीएसटी के अंतर्गत है। अब देखते हैं गैर कर राजस्व वितरण, अर्थात कर से इतर जो राजस्व प्राप्त होता है केंद्र व राज्य को, उसका वितरण। तो केंद्र को जो राजस्व प्राप्त होता है गैर कर से, उसके अंतर्गत मेनली डाक एवं तार से जो उसको राजस्व प्राप्त होता है, रेलवे से जो उसको राजस्व प्राप्त होता है, साथ ही साथ बैंकिंग प्रसारण इत्यादि से जो उसको राजस्व प्राप्त होता है, वो सब गैर कर राजस्व आ जाता है केंद्र का। जबकि राज्य को जो प्राप्त होता है गैर कर राजस्व, उसके जो मेन स्रोत हैं वो हैं सिंचाई, वन हो गया आपका, मत्स्य पालन हो गया, जो राज्य के सार्वजनिक उपक्रम है इनसे जो प्राप्त होता है वह राज्य के अंतर्गत आ जाता है गैर कर राजस्व वितरण के संदर्भ में। और जो केंद्र के अंतर्गत और भी कई चीज़ें हैं, जैसे सिक्के मुद्रा से जो उसको प्राप्त होता है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम से जो उसे प्राप्त होता है, ये सब केंद्र के गैर कर राजस्व के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गैर कर राजस्व वितरण भी होता है केंद्र व राज्य के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अब है जो वो है राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान। अब अनुदान की बात की गई है इसी 208 आर्टिकल, जो 268 आर्टिकल है और 273 के बीच में, उसमें राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान की भी बात की गई है। तो इसमें पहला अनुदान जो है वो विधिक अनुदान है और दूसरा है विवेकाधीन अनुदान। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान दे सकेगी। तो आवश्यकता पड़ने पर संसद को राज्यों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 275 के अंतर्गत। लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। और ये जो अनुदान दिए जाते हैं वो वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिए जाते हैं। वित्त आयोग क्या है इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे या बाद के लेक्चरों में देखेंगे जब हम लोग बॉडीज पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें। तो वित्त आयोग इतना जान लीजिए कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। और ये केंद्र व राज्यों के बीच में करों के बंटवारे के निर्धारण या राज्य व राज्य के बीच में जो कर वितरण होता है उससे संबंधित व्यवस्थाएं यही देखता है। तो विधिक अनुदान संसद के माध्यम से आर्टिकल 275 के तहत राज्यों को प्रदान किए जाते हैं और ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। विवेकाधीन अनुदान 282 के अंतर्गत है संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत। और इसमें ये व्यवस्था है कि संघ व राज्य दोनों ही लोक प्रायोजन के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। तो इसमें क्या व्यवस्था है कि इसमें संघ व राज्य दोनों ही अनुदान दे सकते हैं लोक प्रायोजन हेतु आर्टिकल 282 के अंतर्गत। लेकिन 275 के अंतर्गत केवल ऐसा संसद को अधिकार प्राप्त है। तो ये दो अनुदान थे, विधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान। आर्टिकल 275 और 282 आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण लेने के प्रावधान। कैसे केंद्र व राज्य ऋण ले सकते हैं? तो केंद्र सरकार जो है वो भारत के अंदर और भारत के बाहर भी ऋण ले सकती है। अपनी जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि, उसकी गारंटी देकर
केंद्र सरकार भारत या उसके बाहर ऋण ले सकती है और जो ऋण की सीमा है उसका निर्धारण संसद करती है। जो केंद्र सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है उसकी सीमा का निर्धारण संसद करती है। ऐसे ही राज्य सरकार को भारत में ही ऋण लेने की शक्ति प्राप्त है, भारत के बाहर वह ऋण नहीं ले सकती। तो राज्य सरकार भारत में ही ऋण ले सकती है राज्य की संचित निधि की गारंटी देकर। जैसे केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की गारंटी देकर ऋण ले सकती है, वैसे राज्य की संचित निधि की गारंटी देकर ऋण ले सकता है। और इसका जो सीमा निर्धारण होता है कि राज्य सरकार कितना ऋण ले सकती है, वो राज्य विधानमंडल करता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि केंद्र सरकार जो है वो किसी राज्य सरकार को भी ऋण दे सकती है, या कोई राज्य किसी अन्य स्रोत से ऋण लेता है तो उसकी गारंटी भी दे सकती है। ठीक है, इस तरीके से केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी भी दे सकती है। और ऐसा जो ऋण होगा वो ऐसे ऋण की जो धनराशि होगी वो भारत की संचित निधि पर भारित होगी। राज्य, यहाँ पे एक चीज ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता यदि उसके ऊपर कोई बकाया ऋण है। ऐसा ऋण या तो केंद्र द्वारा दिया जाना हो सकता है, अर्थात ऐसा ऋण या तो केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग हो सकता है या जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो, ऐसा हो सकता है। तो राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकती यदि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो राज्य सरकार पर, या जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो वो उस पर बकाया हो। तो अगर बकाया है राज्य सरकार पे तब वह ऋण नहीं ले सकती। चलिए अब देखते हैं आपातकाल के प्रभाव। तो आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब केंद्र व राज्य के बीच में जो संवैधानिक राजस्व वितरण होता है वो प्रभावित हो जाता है। और ऐसे जो परिवर्तन हैं वो जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई होती है उस वर्ष का जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं। तो जो करों का वितरण है वो या गैर कर वितरण जो है वो प्रभावित हो सकता है अगर आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। अगर वित्तीय आपातकाल लागू है तब केंद्र राज्य को कुछ निर्देश दे सकता है, जैसे वह राज्यों से कह सकता है कि वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करें, वित्तीय अनुशासन रखें, इसका मतलब हुआ। दूसरा, वह राज्य की सेवा में लगे हुए वर्गों के जो लोग हैं उनके वेतन व भत्ते कम करने के लिए भी कह सकता है। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी शामिल हैं। वह सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करने का निर्देश भी दे सकती है। तो क्या हो सकता है अगर आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू है? केंद्र राज्य को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्देश दे सकती है, अपनी जो उसकी सेवा में लगे लोग होते हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकती है, धन विधेयक या वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का निर्देश दे सकती है। तो ये आपातकाल के दौरान केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंध इस आधार पर संचालित होते हैं। अब देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित आयोग। देखिए ये मेनली मेंस का टॉपिक है, लेकिन फिर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो मैं आपको बताया दे रहा हूँ इसके बारे में भी। तो पहला केंद्र व राज्य संबंध पर आधारित आयोग है वो है प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन किया गया था 1966 में। ऐसे आयोग का गठन क्यों किया जाता है? क्योंकि केंद्र व राज्य के बीच में विवाद के विषय बने रहते हैं। तो ऐसे विवाद के विषय ना बने और दोनों के मध्य सामंजस्य बना रहे, तो ऐसी अनुशंसाएं की जाएं इन आयोगों के द्वारा कि केंद्र व राज्य के बीच में सामंजस्य बना रहे, ऐसे व्यवस्थाएं बताई जाएं जिससे केंद्र व राज्य के बीच में सामंजस्य बना रहे, इसलिए इन आयोगों का गठन किया जाता है। तो उसमें पहला था प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन 1966 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, लेकिन बाद में ये उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब इसके अध्यक्ष हो जाते हैं के हनुमंतैया। तो ये 1966 में गठित हुआ था।
इसकी मुख्य सिफारिशों में से 2-3 सिफारिशें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये इन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। आर्टिकल 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। और इन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल है वो गैर दलीय व्यक्ति होना चाहिए, जिसको सार्वजनिक जीवन व प्रशासन का लंबा अनुभव हो। आप जानेंगे कि राज्यपाल को लेकर विवाद रहा है हमेशा ही केंद्र व राज्य के बीच में। तीसरा इन्होंने कहा था कि राज्यों के अनुरोध पर ही जो राज्य है उसमें केंद्रीय सशस्त्र बलों का तैनाती होनी चाहिए, अर्थात जो केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती है वो राज्यों के अनुरोध पर ही होनी चाहिए। तो ये कुछ मुख्य अनुशंसाएं थी प्रशासनिक सुधार आयोग की, जो कि 1966 में गठित हुआ था। उसके बाद में 1969 में राजमन्नार समिति का गठन किया गया। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी समिति, केंद्र व राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। तो इसने कुछ अनुशंसाएं की थी जो इस प्रकार से हैं। जैसे इसने कहा था कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, तो इसमें भी इसने कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। दूसरा, योजना आयोग की जगह पे एक सांविधिक निकाय बनाया जाए, क्योंकि योजना आयोग एक कार्यकारी आदेश से निर्मित संस्था थी, तो उसकी जगह पे कोई संसद द्वारा बनाया गया निकाय होना चाहिए। तीसरा, इसने कहा था कि जो वित्त आयोग है 280 के तहत जिसका गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उसको एक स्थायी निकाय बना दिया जाना चाहिए, परमानेंट बॉडी बना दिया जाना चाहिए। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अर्थात इसमें जो राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत सिद्धांत है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, राज्यों को अवशेष शक्तियां प्राप्त हो। ये सभी अनुशंसाएं राजमन्नार समिति ने की थी। आप देख रहे होंगे कि ये सशक्त राज्य की बात कर रही है, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा ही गठित एक समिति थी, तो कुछ पूर्वाग्रह लेकर ही चली होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरीके से आपने देखा राजमन्नार समिति के बारे में। उसके बाद में सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर 1983 में। इसके अध्यक्ष थे RS सरकारिया। इसकी कुछ बातें मुख्य थी, ये इम्पोर्टेंट समिति है केंद्र व राज्य संबंधों के लिए। तो इसने कहा था कि एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए आर्टिकल 263 के तहत, तो इसने भी एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। इसने कहा था कि आर्टिकल 356 का उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, अर्थात राष्ट्रपति शासन का उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए और अधिक अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उनका गठन किया जाना चाहिए, ये भी इसने कहा था। इसके साथ ही साथ इसने कहा था कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है NDC है, उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय परिषदें बनाई जानी चाहिए, ये भी एक इसकी अनुशंसा थी। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति अगर है किसी सरकार की तो उसको भंग नहीं कर सकता, ऐसा भी इसने कहा था। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारण के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात राज्यपाल को 5 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त होना चाहिए। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाएं तभी ही राज्यपाल को हटाना चाहिए। इसके साथ साथ इसने कुछ और भी अनुशंसाएं की थी जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट अनुशंसाएं थी वो मैंने आपको बता दी। तो आर्टिकल 356 और राज्यपाल को लेकर इसने बहुत ही अच्छी अनुशंसाएं की थी, उसे आपको पता होना चाहिए। पुंछी आयोग ये 2007 में गठित किया गया था, ये भी केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए ही उच्चतम न्यायालय के जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे मदन मोहन पुंछी, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसकी मुख्य अनुशंसाएं देखी जाएं तो इसने कहा था राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो 5 साल के लिए निर्धारित होनी चाहिए और उसकी
पदच्युति है, जो उसको पद से हटाया जाना है, वो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करना चाहिए। इसने कहा था कि जो राष्ट्रपति की महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ परिवर्तन करके वही प्रक्रिया राज्यपाल के लिए भी लागू कर देनी चाहिए। इसी तरीके से इसने आर्टिकल 356 के संदर्भ में भी कई अनुशंसाएं की थी कि जो एस.आर. बोमई वाद था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे आर्टिकल 356 के संदर्भ में, उनको लागू किया जाना चाहिए कुछ संशोधनों के साथ में, ये पुंछी आयोग ने कहा था। इसके साथ ही साथ इसने कहा था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और न्यायपालिका आदि के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में इसने अनुशंसा की थी। इसके साथ साथ एक इसकी अनुशंसा ये भी थी कि जो वित्त आयोग है और योजना आयोग, इसके बीच में बेहतर समन्वय होना चाहिए। इसके साथ साथ जो व्यवसाय कर है उसकी वर्तमान जो हदबंदी है उसको भी संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए। और कई अन्य अनुशंसाएं भी थी जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये बस ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल के संदर्भ में, ऑल इंडिया सर्विसेज के संदर्भ में क्या अनुशंसाएं थी इन परिषदों की। तो इस तरीके से जो 4 आयोग थे उनकी मुख्य बातें हमने देखी हैं, और इतना ही सफिशियंट है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, क्योंकि आपको डायरेक्ट पुंछी आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पुंछी आयोग की जो मेन अनुशंसाएं हैं वो आप कहीं ना कहीं अपने आंसर में लिख सकते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही है। धन्यवाद।